नॉर्वे की कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। जैसे ही बर्फ पिघली, लोग इस देश में आए। वे शिकारी थे और खाना जमा करते थे। वे जमीन और समुद्र से अपना जीवन यापन करते थे। ये शुरुआती निवासी अपने पीछे पत्थरों पर नक्काशी छोड़ गए। ये नक्काशियां हमें उनके जीवन और विश्वासों के बारे में बताती हैं। धीरे धीरे जमीन गर्म हुई, जंगल बढ़े और लोगों ने खुद को ढाला। उन्होंने खेती करना और जानवर पालना शुरू कर दिया। कांस्य युग नए बदलाव लेकर आया। लोगों ने धातु के साथ काम करना सीखा। उन्होंने औजार और हथियार बनाए। अन्य संस्कृतियों के साथ व्यापार शुरू हुआ। नए विचार और विश्वास फैले। इसके बाद लौह युग आया। लोहे के औजार और हथियार मजबूत थे। इसने शक्तिशाली प्रमुखों और छोटे राज्यों को जन्म दिया। समाज और अधिक जटिल हो गया। इन प्राचीन काल ने नॉर्वे की नींव रखी। वे अनुकूलन और नवाचार का समय थे। लोगों ने एक चुनौतीपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ना सीखा। उनकी संस्कृति और परंपराओं ने आकार लेना शुरू कर दिया। वाइकिंग युग नॉर्वेजियन इतिहास में एक नाटकीय अवधि का प्रतीक है। 8वीं से 11वीं शताब्दी तक वाइकिंग्स स्कैंडिनेविया से रवाना हुए। वे कुशल नाविक और उग्र योद्धा थे। वाइकिंग्स ने पूरे यूरोप में छापा मारा और व्यापार किया। वे आइसलैंड, ग्रीनलैंड और यहां तक कि उत्तरी अमेरिका भी पहुंचे। वाइकिंग्स सिर्फ हमलावर नहीं थे, वे कुशल कारीगर और व्यापारी भी थे। उन्होंने पूरे यूरोप और एशिया में व्यापार मार्ग स्थापित किए। उन्होंने फर, लकड़ी और अन्य सामानों का व्यापार किया। वाइकिंग्स ने नॉर्वे को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वे धन और नए विचार लेकर आए। उन्होंने नॉर्वे को एक राजा हेराल्ड फेयरहेयर के अधीन भी एकीकृत किया। 872 ईस्वी में हफर्सफजॉर्ड की लड़ाई में हेराल्ड की जीत को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इसने एक एकीकृत नॉर्वेजियन साम्राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया। वाइकिंग युग अन्वेषण, विजय और सांस्कृतिक आदान प्रदान का समय था। इसने नॉर्वे और दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। वाइकिंग्स का समुद्री कौशल, उनकी कला और उनकी कहानियां आज भी हमें रोमांचित करती हैं। मध्य युग नॉर्वे में नई चुनौतियां और बदलाव लेकर आया। वाइकिंग युग समाप्त हो रहा था। ईसाई धर्म प्रमुख धर्म बनता जा रहा था। राजा ओलाव हेरियोल्डसन, जिन्हें बाद में सेंट ओलाव के नाम से जाना गया, ने नॉर्वे को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ईसाई धर्म को राजकीय धर्म बनाया। नॉर्वे ने डेनमार्क के साथ संघ की अवधि में प्रवेश किया। यह संघ सदियों तक चलेगा। ब्लैक डेथ 1349 में नॉर्वे पहुंचा। इस विनाशकारी प्लेग ने आबादी का एक बड़ा हिस्सा मार डाला। प्लेग का नॉर्वेजियन समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया और सामाजिक उथल-पुथल को जन्म दिया। इन चुनौतियों के बावजूद नॉर्वे का विकास जारी रहा। हंसियाटिक लीग, एक शक्तिशाली व्यापारिक समूह, ने बर्गन में अपनी उपस्थिति स्थापित की। बर्गन एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। इसने नॉर्वे को शेष यूरोप से जोड़ा। मध्य युग नॉर्वे के लिए परिवर्तन का समय था। देश को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन साथ ही शेष यूरोप के साथ महत्वपूर्ण संबंध भी बनाए। खंड 4, एक नया युग, स्वतंत्रता और विकास। डेनमार्क के साथ संघ अंततः समाप्त हो गया। 1814 में नेपोलियन युद्धों के बाद नॉर्वे ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। यह एक अल्पकालिक जीत थी। डेनमार्क जाने देने को तैयार नहीं था। उसने नॉर्वे को स्वीडन के साथ एक संघ में मजबूर कर दिया। हालांकि नॉर्वे अपने संविधान और संसद को बनाए रखने में कामयाब रहा। 19वीं सदी नॉर्वे के लिए बड़े बदलाव और विकास का समय था। देश ने एक रोमांटिक राष्ट्रीय जागृति का अनुभव किया। कलाकारों और लेखकों ने नॉर्वेजियन संस्कृति और पहचान का जश्न मनाया। औद्योगिकरण ने देश को बदलना शुरू कर दिया। मछली पकड़ने और शिपिंग जैसे नए उद्योग फले फूले। इस पूरी अवधि के दौरान पूर्ण स्वतंत्रता की इच्छा प्रबल रही। नॉर्वेजियन लोगों ने एक स्वतंत्र और स्वतंत्र राष्ट्र के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पहचान बनाना और अपने संस्थानों को मजबूत करना जारी रखा। खंड 5, 20वीं सदी और उसके बाद। 20वीं सदी की शुरुआत एक महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई। 1905 में स्वीडन के साथ संघ का शांतिपूर्ण विघटन। नॉर्वे ने आखिरकार पूर्ण स्वतंत्रता हासिल कर ली। देश एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में फला फूला। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तटस्थ रहा। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नॉर्वे की तटस्थता का उल्लंघन किया गया था।
नाजी जर्मनी ने 5 लंबे वर्षों तक देश पर कब्जा कर लिया। युद्ध के बाद नॉर्वे ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में सक्रिय भूमिका निभाई। ये नाटो में शामिल हुआ और संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य बना। 1960 के दशक में उत्तरी सागर में तेल और गैस की खोज ने नॉर्वे की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। देश दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक बन गया। इसने एक मजबूत सामाजिक कल्याण प्रणाली विकसित की। नॉर्वे शांति और मानवाधिकारों का प्रबल पक्षधर बना रहा। इसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विकास सहायता में सक्रिय भूमिका निभाई। देश को आर्थिक मंदी और पर्यावरणीय चिंताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि यह लोकतंत्र, समानता और स्थिरता के अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहा। खंड 6, एक आधुनिक राष्ट्र नॉर्वे। आज नॉर्वे एक आधुनिक, समृद्ध और समतावादी समाज के एक चमकदार उदाहरण के रूप में खड़ा है। यह जीवन स्तर, अच्छी तरह से शिक्षित आबादी और सामाजिक न्याय के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का दावा करता है। देश अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके फिजोर्ड्स, पहाड़ और समुद्र तट दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नॉर्वे अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बना हुआ है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में सबसे आगे है। देश लोकतंत्र और नागरिक जुड़ाव की अपनी मजबूत परंपराओं को कायम रखता है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक नॉर्वे की यात्रा अपने लोगों के लचीलापन, नवाचार और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। देश ने चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है और दुनिया के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा है। जैसे ही नॉर्वे भविष्य की ओर देखता है, यह समानता, स्थिरता और शांति के अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। देश सभी के लिए एक बेहतर दुनिया के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से दूसरों को प्रेरित करता रहता है।